तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, हमने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन की थियरी कंप्लीट कर दी है। उसी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके एक्सरसाइज में हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बट मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के लिए दिए थे, उसमें एक न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल से, वो है न्यूमेरिकल का नंबर है 18, जो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिस्कस करूँ, क्योंकि इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जीज पूछी है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल ये आपको पता है, दैट इज़ 3/2 kBT, बट बाकी जो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो हमें डिराइव करनी पड़ेंगी। तो अभी हम एक काम करेंगे, ये क्लास मैंने इसलिए रखा है ताकि हम कुछ और एडिशनल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जीज डिराइव कर सके। ऐसी टोटल 5 काइनेटिक एनर्जीज हैं जो अभी हमें डिराइव करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपको सॉल्व करना बड़ा ही ईजी जाएगा। तो बात करते हैं आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर की। तो हमारे प्रेशर का इक्वेशन क्या था, 1/3 N/V mv square, where V is rather V square is mean square velocity of the गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमने कुछ अरेंजमेंट की थी, आपको याद होगा। सो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं 2/3 N/V और ये 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये V बार ही रहने देते हैं क्योंकि ये V जो है इट इज़ फॉर वॉल्यूम एंड दिस V बार इज़ फॉर मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये V इधर ट्रांसफ़र कर देते तो मुझे मिलता है PV 2/3 N टाइम्स हाफ mv बार स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है हाफ mv स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो multiplied by n is total number of molecules, so multiplied by n will give you kinetic energy of all molecules of that gas। यानी हमें क्या मिलती है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सो टोटल इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज E इज इक्वल टू n टाइम्स 1/2 mv बार स्क्वायर। तो ये E मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे मिलता है PV इज इक्वल टू 2/3 E, और इसीलिए E इज़ 3/2 PV। यहाँ तक का डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया था। यहाँ हमें मिलती है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। तो ये भी एक डिस्कशन था कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, क्या यही सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, कुछ और एनर्जी नहीं है? यस, कुछ और एनर्जी नहीं है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी आप मानते हो कि मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, तो वो हम यहाँ पे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे गैस को आइडियल गैस एज्यूम किया है, और इसकी वजह से अगर आइडियल गैस है तो उसमें गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम रहता है, आई मीन ज़ीरो इंटरेक्शन रहता है। और अगर दो पार्टिकल्स के बीच में ज़ीरो इंटरेक्शन है, यानी देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और देयर इज़ नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन दैट केस देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। सो वॉट एवर गैस मॉलिक्यूल्स आर हैविंग इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स की मिला के जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, और वो अभी हमने डिराइव कर ली, दैट इज़ 3/2 PV। क्वेश्चन नंबर 18 में 3 तरह की एनर्जीज पूछी गई है, पर किलोमोल, पर kg एंड पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल हमें पता है इट इज़ 3/2 kBT, पर किलोमोल हमें नहीं पता और पर kg भी हमें नहीं पता। तो उसको ज़रा सा देख लेते हैं। बट उससे पहले मैंने जैसे कहा था कि हमें 5 एनर्जीज डिराइव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो मुझे मिलेगी क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो लेट अस डू इट। सो E/V वेयर V इज वॉल्यूम इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज इक्वल टू 3/2 PV डिवाइडेड बाय V, तो इट इज 3/2 V। ये मिल गई हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, अगर ये दो एडिशनल जो आए हैं जो बुक में डिराइव नहीं किए हैं, कौन से दो, एनर्जी पर यूनिट मोल एंड एनर्जी पर यूनिट मास, ये आपके बुक में डिराइव नहीं किया है, बट ये पार्ट था प्रीवियस सिलेबस में, ये पांचों एनर्जीज डिराइव करके दी थी, इसलिए डेरिवेशन में आपको दे रहा हूँ और इसे नोट कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको काम में आएंगे। अगर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है तो आपके ये फॉर्मूले काम में आ जाएंगे। तो पहला हमने डिराइव कर लिया, सॉरी ये है P, V कैंसल, इट इज़ 3/2 P। सो 3/2 P इज़ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। दूसरा अभी कौन सा ले, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट नेक्स्ट इज पर मोल। यस, काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी कि अभी ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल। सो फिर से इसी इक्वेशन को लेते हैं, तो E इज इक्वल टू 3/2 PV, 3/2 PV। तो PV क्या रहता है, PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, PV की जगह पे nRT लिख दो। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इस तरह से क्या किया मैंने, आई हैव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो E/N इज इक्वल टू 3/2 nRT डिवाइडेड बाय N। क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका N कैंसिल हो रहा है और आपको मिलता है यहाँ पे 3/2 RT। सो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल E/N 3/2 RT, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी पर, यहाँ पे है मेरे पास थर्ड टाइप इज पर मोल पर यूनिट वॉल्यूम, एंड नेक्स्ट इज पर मॉलिक्यूल। यस, पर मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो हमने ऑलरेडी डिराइव कर दिया था, सो दैट इज थ्री बाई टू KBT। ये हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 KBT, ये हमें पता है, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया था। अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। यस, पर केजी यानी पर यूनिट मास। सो पर मोल के लिए इतनी एनर्जी है, 1 मोल यानी 1 मोलर मास, तो पर यूनिट मास 1 kg के लिए कितना रहेगा। सो फॉर दैट ये जो है, अब मैंने E ही लिखा है, ये है एनर्जी पर यूनिट मोल, ये जो है ये है एनर्जी पर यूनिट मोल, मैंने उसी को सिंबल E दे दिया। मुझे चाहिए पर यूनिट मास, तो ये 1 मोलर मास की काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है ये 1 मोलर मास की काइनेटिक एनर्जी है। सो व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मोलर मास से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो E/M इज 3/2 RT डिवाइडेड बाय M0 यानी मोलर मास। सो हमें मिलता है 3/2 RT M0। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये भी आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 में,
और इसीलिए ये चार, 1 2 3 4, और ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर ली थी। ये 5 काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशंस है उसमें से कोई भी एनर्जीज आपको पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा आपको नोट करना है और इसे आपको याद भी रखना है। तो ये सारे फॉर्मूले जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं आगे ऑन क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इस तरह से है, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी पर मॉलिक्यूल। 3 काइनेटिक एनर्जीज हमें ढूंढ निकालनी है ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। गिवन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। आर की वैल्यू दी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी है, दैट इज 8.31 इंटू जूल पर मोल पर केल्विन। पर मोल दिया है, पर किलोमोल नहीं दिया है, और हमें काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल निकालनी है तो उसके लिए थोड़ी एडजस्टमेंट है वो हमें देखनी पड़ेगी, बट एनीवे। और एवोगैड्रोस नंबर दे दिया है। तो इसमें पहले तो हम एनर्जी निकाल लेते हैं। पहली एनर्जी उन्होंने पूछी है पर किलोमोल, तो पर किलोमोल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है is equal to 3RT 3/2RT। तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। तो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर दें। 3/2, R है आपका 8.31, ये पर मोल है, पर किलोमोल के लिए हमें इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो पहले तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 127 + 273, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा आपका 400 केल्विन। और अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हो, सो 3 × 8.31 × 10⁻³ 200, तो ये आता है ये 3, ये 9 और ये 24 इंटू 10⁻⁵ इंटू 2, ये 6 8 4 यानी 9, तो ये आ रहा है 4.986 इंटू 10⁻⁶। यस, पहली एनर्जी हमारी आ गई, दैट इज़ 4.986 इंटू 10⁻⁶। ये है काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर केजी। सो काइनेटिक एनर्जी पर केजी उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है 3/2 RT/m0। सो 3/2 RT की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, और वो है 4.986 डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मोलर मास शुड बी इन केजी। सो बिकॉज ये जो वैल्यू हमने निकाली है दैट इज इन किलोमोल, सो मोलर मास शुड बी इन केजी। सो ये 32 ग्राम दिया है इसका मास, इंटू 10⁻³ और ये 10⁻⁶, यहाँ से जो आंसर आया है वो। तो ये अगर आप कैलकुलेशंस करते हो तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट इज़ अराउंड 1.55 इंटू 10⁻²। ये है काइनेटिक एनर्जी पर केजी, तो यूनिट रहेगा जूल पर केजी। अगर जूल पर ग्राम बोलते तो फिर हमें यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हमारे चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए
हमारे पास फॉर्मूला है 3/2 kBT, 3/2 kBT। सो 3/2 और आपका जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टेम्परेचर है आपका 400। तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 200। सो ये 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये 2 इंटू 10⁻², 200 को लिखा मैंने 2 इंटू 10⁻²। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, 24, ये 4.14 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻21। सो ये आ जाएगा 828 इंटू 10⁻⁻21। तो आपका जो आंसर दिया है 8.28 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ये है आपकी तीनों एनर्जी जो हमने निकाल ली। हालांकि ये जो एनर्जी है ये आपके टेक्स्ट बुक में दी है, परंतु ये जो पहली वाली है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल और काइनेटिक एनर्जी पर केजी, ये दोनों आपके टेक्स्ट बुक में नहीं थी। इसलिए आज मैंने पहले वो टॉपिक डिस्कस कर लिया, वो जो 4 या 5 काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो हमने आज डिराइव कर ली, ताकि आपको पता रहे सारे के सारे एक्सप्रेशंस। तो कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आप रेडी रहोगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया नहीं है। हाँ, पुराने टेक्स्ट बुक में है, तो अगर आपके पास है पुरानी टेक्स्ट बुक तो आप उसमें से रिफ़र कर सकते, पुरानी 12th की टेक्स्ट बुक। सो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट अभी एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही सिंपल है। ये पहले क्लास में भी मैंने कहा था कि ये सिंपली आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ करना है। तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ़ इट्स स्पेक्ट्रम हैज़ अ पीक एट, और 3 वेवलेंथ दी है, यानी 3 केसेस दी है। पहली केस में जो वेवलेंथ है जहाँ पे हमें मैक्सिमम एमिसिव पावर मिल रही है वो है 700 नैनोमीटर, दूसरी है 3 सेंटीमीटर और तीसरी है 3 मीटर, और वेन्स कांस्टेंट दिया है दैट इज़ 2.897 इंटू 10⁻⁻3। तो पहली केस ही सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें ढूंढना है टेम्परेचर। हमें वेन्स कांस्टेंट पता है कि ये जो लैम्डा मैक्स होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू absolute temperature. This is nothing but Wien's displacement law, and hence there is a constant of proportionality. So we can write lambda max is equal to B by T, where B is Wien's constant. तो हमें ढूंढना है टेम्परेचर, सो T is equal to B by lambda max. सो B है आपका 2.897 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय ये है 700 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेन्स कांस्टेंट का जो यूनिट दिया है वो है मीटर केल्विन। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ये नैनोमीटर है तो इसको हमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा -9, 10⁻⁻9। तो ये हो जाएगा मीटर। तो 2.897 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁻7, 2.897 इंटू 10⁻⁻, अब ये -7 ये -3, ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 7। और ये जो डिवीज़न है आपकी, ये डिवीज़न आपकी आ रही है 0.4138 इंटू 10⁻⁴। सो दिस इज़ 4138 केल्विन। ये आपका फाइनल आंसर है फॉर लैम्डा 700 नैनोमीटर। तो ये टेम्परेचर रहेगा उस बॉडी का। सो नेक्स्ट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 700 की जगह पे आपको पुट करना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻2। एंड नेक्स्ट इज सिंपली 3, तो आपको बस यहाँ पे 3 पुट करना है, क्योंकि वो मीटर में दिया है बस। इसके अलावा बाकी नेक्स्ट 2 केसेस में आपको कुछ भी नहीं करना है। टाइप बड़ा ही सिंपल है, बस इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, यानी आपको इसके लिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पता होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
सो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ ओवर। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके MCQs। सो लेट अस स्टार्ट विद द MCQs, यानी पेज नंबर 73 पे जो MCQs है लगभग 5 ही MCQs हैं, तो उन्हें हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला MCQ है आपका ये, इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पजेसेस। मैं बात कर रहा हूँ जो MCQs आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दी है उनकी। इसके बाद में कुछ और MCQs हमें आपको दूंगा जो हमें डिस्कस करने हैं ऑन KTG एंड रेडिएशन। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। पहला MCQ है वो है, इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, यानी ऐसा है कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स में नहीं रहेगी। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, दैट ओनली दे आर मूविंग, देयर इज़ अ ट्रांसलेशनल मोशन एंड हेंस there is only kinetic energy in those molecules and that's why first का जो आंसर है वो है A, only kinetic energy। दूसरा MCQ है आपका, the mean free path lambda of molecule is given by। अब ये कुछ 4 एक्सप्रेशन दिए हैं। आपको मैंने बताया था कि the mean free path, again symbol is lambda, here lambda is not wavelength, yes, lambda here stands for mean free path। mean free path फिर से एक बार बताता हूँ, it is the average distance covered by the molecules in between two successive collisions। यानी मॉलिक्यूल अगर मूव हो रहे हैं यहाँ से वहाँ, सो वो कंटिन्यूसली कोलाइड होते रहते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। सो दो कोलिजन्स के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो कवर करते हैं उसे कहते हैं फ्री पाथ, और ये एवरेज डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो ये मीन फ्री पाथ जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर, वेयर डी इज डायमीटर, तो ये डी स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए था, बट एक्चुअल डेरिवेशन हमें नहीं है तो वो वैल्यूज़ कहाँ पे गायब हुई है ये हमें नहीं पता। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट मॉलिक्यूल, तो ये अगर मॉलिक्यूल है, ऐसा हम एज्यूम करें ये सर्कुलर पार्ट यानी मॉलिक्यूल है, सो डी इज़ द डायमीटर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। एट द सेम टाइम it is inversely proportional to the number density and total number of molecules divided by volume। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं where n is the number of molecules per unit volume, तो ये n by v को ही उन्होंने कहा है स्मॉल n by v को कहा उन्होंने स्मॉल n। तो एक एक्सप्रेशन उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और उस एक्सप्रेशन के हिसाब से, यानी वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है 1/√2 पाई डी स्क्वायर n बाय v, ये ऐसा एक्सप्रेशन आपके टेक्स्ट बुक में है। अब n बाय v की जगह सिंपली आ जाएगा ये n, तो और इसलिए आपको जो करेक्ट इक्वेशन है वो है ऑप्शन सी, बाकी एक्सप्रेशन सब गलत है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड MCQ। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड MCQ, इफ़ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन इट्स वॉल्यूम विल, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो ये तो पता है हमें कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें ये पता है, तो अभी हम फटाफट कर लेते हैं। देखो प्रेशर डिक्रीज हुआ है बाय 10%, सो P2 इज इक्वल टू P1 माइनस 10/100 P1, तो ये यहाँ पे मिलता है P2 इज इक्वल टू 90/100 P1। सो देयरफॉर P2 बाय P1 जो आ रहा है वो आ रहा है 9/10, ये समझ गए। इसके बाद हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या कहता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सो V2 बाय V1 अगर मुझे लिखना है, सो V2 बाय V1 इज P1 बाय P2
एंड P1/P2 अगर मैं देखता हूँ तो P1/P2 मेरा आ जाएगा 10/9। देयरफॉर V2 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू 10/9। अब कितने परसेंटेज से वॉल्यूम बढ़ा है ये हमें निकालना है। तो हमें बेसिकली निकालना ये है, अब यहाँ से मैं पहले तो ये लिख देता हूँ कि V2 इज इक्वल टू 10/9 इंटू V1। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये है V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100 परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वो ये रहेगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100, ये हमें निकालना है। तो V2 की जगह पे हम ये 10/9 V1 पुट कर दें, सो 10/9 V1 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। V1 में कॉमन ले सकता हूँ और अगर V1 में कॉमन ले लूँ तो वो V1 जो है वो इस V1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पे मिलता है सिर्फ 10/9 माइनस 1 इंटू 100। आई होप ये समझ गए आप लोग। ये V1 आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 10/9 माइनस 1 और वो V1 इस V1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचता है 10/9 माइनस 1 इंटू 100। 10/9 माइनस 1 यानी 1/9 इंटू 100 और ये है आपका 0.1111 इंटू 100। तो आपका जो आंसर है वो है 11.11%, यानी ऑप्शन है आपका डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फास्ट मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन दिया है 0.72, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है 0.24 और पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसके लिए हमारे पास एक सिंपल रिलेशन है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वो कुछ ऐसा है a + r + t इज इक्वल टू 1। तो आपका a है 0.72, r है आपका 0.24 प्लस t इज इक्वल टू 1। तो ये अगर आप ऐड करोगे 2 4 6 7 2 9, 0.96 प्लस t इज इक्वल टू 1। सो t इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96, सो t इज इक्वल टू 0.04। ये आ रहा है ऑप्शन बी। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिंपल है फिर भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इन्हें लाइटली ना लें, भले ही सिंपल है बट ये याद रखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट 1327 एंड 527 डिग्री सेल्सियस इज। इसके लिए हमें स्टीफन्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर की केल्विन में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो T1 इज़ 1327 प्लस 273, तो ये 73 ऐड करो तो ये 14 हो जाएगा और ये 200 तो ये 1600 केल्विन हो जाएगा। और T2 जो है वो हो जाएगा 527 प्लस 273, तो ये 600, ये हो जाएगा 800 केल्विन। और अब हमें इसका रेशो निकालना है। तो रेशो यानी R1/R2, जैसे कि हमें पता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ वो ये कहता है कि रेट ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। सो R1/R2 इज इक्वल टू T1⁴ अपॉन T2⁴। सो 1600 की 4th पावर डिवाइडेड बाई 800 की 4th पावर, तो ये ओवरऑल 1600 अपॉन 800 की 4th पावर। सो ये हो जाएगा 2⁴ और 2⁴ है 16/1। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन बी। और ये करने की हमको वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो मैंने डिस्कस भी किया था, अगर टेम्परेचर केल्विन में डबल होता है तो रेट ऑफ एमिशन बिकम्स 16 टाइम्स। तो डायरेक्टली आप इसको 16:1 कर सकते हो, बट ये पता होना चाहिए कि केल्विन में टेम्परेचर डबल है, इसलिए केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप केल्विन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको फिर ये प्रोसीजर यूज़ करनी पड़ेगी या फिर आपका आंसर गलत भी हो सकता है। सो ये थे 5 MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। कुछ KTG की न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए रेडिएशन के।
तो अगर आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं है। एक दो न्यूमेरिकल्स मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। और इसके साथ मैं ये चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ, फिनिश यानी बस बोर्ड के लिए। अभी हमें सीईटी के लिए इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा ग्रुप में। थियरी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, और ये जो थियरी क्वेश्चंस है ये आपको लिखने के बाद ग्रुप में पोस्ट करने हैं कि ये इतने थियरी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। ये चेक किया जाएगा कि आप थियरी क्वेश्चंस लिख रहे हो या नहीं। सो दैट्स इट, ये लेक्चर अभी ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं आपसे सीईटी की जो प्रिपरेशन है केटीजी के लिए वो मैं शुरू कर दूँगा।